हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है आज जो दोपहर में 3 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है वो क्लास नहीं हो पाई, और रात में जो 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है ये भी क्लास जो है नहीं हो पाई। इसका कारण एक ही है कि मैं घर से बाहर हूँ, ठीक है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपको एक सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर दी जाए रात में, ठीक है। तो इसलिए ये क्लास जो है रिकॉर्ड करी जा रही है, अभी जो है आपको मिल जाएगी चैनल पर। और जो भी साथी करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे हैं, आज जो अपलोड किया गया था चैनल पर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा उसको भी आप लोग समझते हुए और लिखते हुए चलिएगा। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। मुंडकोपनिषद से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, बात करें दोस्तों ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, अगर बात करें वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या जो है दोस्तों 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, एक प्रश्न पेपर में और पूछा गया था कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? आप कहेंगे साम वेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है गायन करना या गान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है। भाई सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा जो है बनवाया गया था? स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछे कि सांची का स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे ये जो है मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे मोहन यादव, ठीक है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयास करिएगा आप लोग भी आंसर देने के लिए। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? याद रखें 17 फरवरी। कब? 17 फरवरी 1951 को जो है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की स्थापना होती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 4 कहता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप लोग आंसर दे सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी? चलिएगा आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है कब सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा 1976 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन्हें जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम जो है प्रथम प्रतिश्रुति है। क्या? प्रथम प्रतिश्रुति जो है इनका एक उपन्यास है, और ये जो है बंगाली उपन्यास है, ठीक है। इनके लिए जो है इनको 1976 में, ध्यान रखिएगा 1976 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो उपन्यास है प्रथम प्रतिश्रुति कब जो है प्रकाशित हुआ था, आप कहेंगे 1965 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आपसे ये सारा डाटा नहीं पूछेगा,
आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, आप सीधा कहेंगे आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयास कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हैदराबाद, पटना, लखनऊ, तमिलनाडु। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा ये आपका दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ जो है किसकी राजधानी है? ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अच्छा, गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ शहर बसा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इमामबाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा जो है किसे कहते हैं? भारत, हवाना, क्यूबा, चिली। कई परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। भाई क्या हुआ, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो बताइए? आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है? लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट जो है कंसाइज करते हैं और प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो विश्व का दोस्तों चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश को। किसे? यूपी को जो है भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। हमने अभी आपको सब कुछ बता दिया है यूपी के बारे में। अगला सवाल देखें, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, प्रयास करें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मदुरई कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखिएगा, कुलशेखर पांडियान के द्वारा जो है, कुलशेखर पांडियन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर है? वैगेई नदी के तट पर। क्या? वैगेई नदी के तट पर जो है ये मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है भाई। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें इन सारे पॉइंट को। अगला सवाल देखें, चलिएगा, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, बुध जो है ये सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। अच्छा, एक सवाल और पूछता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तब भी आप कहेंगे बुध है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बृहस्पति क्या है दोस्तों? बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। पेपर में पूछता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बृहस्पति है, ठीक है। अच्छा, शुक्र जो है ये दोस्तों ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्रहों की संख्या कितनी है सौरमंडल में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अच्छा, इसे बौना ग्रह भी कहा जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए सवाल नंबर 9 का। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए सभी बच्चे। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। चलिए भाई,
भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो है आपका अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11 है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? बताएं। स्वर्ण उत्पादक, शिक्षा केंद्र, उत्तम जलवायु, मुर्गी पालन के लिए। प्रयास कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए फेमस है? तो ये जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ही फेमस खाने हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पर स्वर्ण की जो है खाने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपसे कहता है, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों कटहल की बात करें, इसमें भी फूल होता है, गूलर में भी होता है, आर्किड में भी होता है, फर्न में जो है नहीं होता है। ठीक है, फर्न हो गया, याद रखिएगा, फर्न हो गया। और आपका एक पौधा होता है मास जिसे कहते हैं, और एक पौधा होता है पाइन। ठीक है, इसमें जो है पुष्प नहीं पाया जाता है, इसमें फूल जो है नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13, पोलियो के टीके की खोज जो है किसके द्वारा की गई? चलिए बताएं भाई, 5 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर दीजिए। पोलियो के टीके की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? क्या आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई दोस्तों याद रखिएगा, पोलियो के टीके का जो खोज किया गया था ये जो है किसके द्वारा? जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था, यानी जोनास एडवर्ड सॉल्क के द्वारा जो है पोलियो के टीके की खोज करी गई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, कहता है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? बताएं भाई। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। क्या हुआ, लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही है? बढ़ाते चलें आप लोग लाइक की संख्या, तभी मजा आएगा क्लास में। ठीक है भाई, चलिए तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है कौन सी है? ये आपकी सांख्य दर्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन है। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? बताएं, बंगाल में किस वर्ष जो है अकाल पड़ा था? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। दोस्तों याद रखिएगा 1943 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया आपका, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर जो है 1943 में अकाल पड़ा था। और इसमें जो है लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। सोचिए कितनी दुखद बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? बताएं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई थी? 1922, 21, 20 और 25। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में होती है। किसके द्वारा करी जाती है? दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज करी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 17 स्क्रीन पर है, ध्यान दें। आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? चलिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आज़ादी से पहले जो है अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन था। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मातृ देवी की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? बताएं। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। चलिएगा साथियों, आपको पता होना चाहिए मातृ देवी की पूजा जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अवधि क्या माना जाता है, यानी समय काल, कब से कब तक ये सभ्यता जो है रही?
तो आप सभी को पता होना चाहिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। कब? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है समय अवधि इसका जो है माना जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बताएं। जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, ये जो है जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 है। चलिएगा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर, आपको पता होना चाहिए। तो भाई 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा के द्वारा, किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1498 में जो है इनके द्वारा जो है समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? प्रयास कर सकते हैं आप लोग भी आंसर देने के लिए। मुंबई, सूरत, सूतनाती, मद्रास में। चलिएगा साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए सूरत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब? 1613 में। ठीक है, पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी खोली गई थी सूरत में। कब? 1913 में जो है खोली गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? याद रखिएगा 1600 में। याद रखिएगा 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। चलिएगा, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने जो है कई क्लास में ये क्वेश्चन करवाया भी है शायद। क्यों? बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित थी? लखनऊ से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अच्छा, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ में जो है कह सकते हैं इमाम बाड़ा भी यहाँ पर स्थित है, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चलिए, चंपारण, चौरी चौरा, बारदौली, साबरमती। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। चलिएगा भाई, चलिए भाई, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। ठीक है भाई, चंपारण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है। कहता है देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? चलिए भाई, प्रयास करिए आंसर देने के लिए। 5 सेकंड का समय आप सभी के पास है। चलिएगा साथियों, याद रखिएगा मराठी समाचार पत्र जो था केसरी, ठीक है, इसका संपादक किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया था। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और इसकी स्थापना दोस्तों इनके द्वारा 4 जनवरी 1881 को जो है करी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बताएं, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा साथियों, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च की शुरुआत गुजरात के साबरमती से, कहाँ से? गुजरात के जो है साबरमती आश्रम से करी थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और यह मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ठीक है भाई, ये जो दांडी मार्च था यानी दांडी यात्रा जो थी, इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? मंगल, बुध, शुक्र और यहाँ पर है आपका बृहस्पति। चलिएगा, हमने आप सभी को अभी बताया
कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और इसे जो है भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो वो है आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसे जो है जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पेपर में आता है। अगला सवाल देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बताएं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है क्या कहा जाता है? साथियों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, यानी आप कह सकते हो क्षोभ मंडल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। और ये आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएं। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, लद्दाख, बघेलखंड का पठार। दोस्तों लद्दाख का पठार। क्यों? लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ें। तो ये जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है भारत का, तब आप कहेंगे दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार सबसे बड़ा है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो है आपका लद्दाख का पठार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। बताएं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? याद रखिएगा, गोदावरी नदी जो दोस्तों ये जो है सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अच्छा, इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और इसे जो है क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हैं आप लोग भी। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? चलिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कोंकण तट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, संविधान की तिथि को पूर्णता तैयार होने में कितना क्या प्रश्न करता है? संविधान किस तिथि को जो है पूर्णता बनकर तैयार हुआ था? हाँ, चलिए बता सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णता बनकर तैयार कब हुआ था संविधान? आप सभी को पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान जो है पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अच्छा, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः तैयार हुआ था बनकर संविधान। ठीक है, और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला सवाल स्क्रीन पर है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बताएं। चलिएगा, भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिका। चलिएगा, आप सभी को पता है दोस्तों, लोकतंत्र में जो है जनता ही सब कुछ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनता, यानी भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, शिक्षा का संबंध जो है किस सूची से है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो ये दोस्तों आपका जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे।
चलिएगा, अच्छा समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं आपको पता है? 52 विषय हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, बताएं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? साथियों, आप सभी को पता होगा संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार की कैटेगरी में आता था, यानी तब मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, लेकिन 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। ठीक है, तो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। इसको जो है अब क्या, इसे जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और इसे जो है संविधान में अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? याद रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में वर्णित है, आप कहेंगे भाग 4 में वर्णित है, और आप कह सकते हैं आर्टिकल 36 से 51 के तहत। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बताएं, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? प्रयास कर सकते हैं, याद रखिएगा 30 अक्टूबर। कब? 30 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताएं। चलिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पेपर में पूछता है ये प्रश्न, आप सभी को पता होना चाहिए, पारसेक। क्या पारसेक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल दोस्तों खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखेंगे 39, गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? बताएं, गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। सर आइजैक न्यूटन। क्या? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी दवा और खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण किया जाता है, बचाव किया जाता है, इसके लिए जो है किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आप बता सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में जो है पूछा जाता है। चलिएगा, तो वो है भाई आपका क्या? बेंजोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चलिएगा, चीनी यात्री जो है फाहियान किस शासक के समय जो है भारत आया था? तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? बताएं, उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत और नॉर्वे। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जापान को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगला सवाल देखें भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, और ये क्लास आपको लगभग 9 बजे तक मिलेगी। ठीक है, आज कोई क्लास नहीं हो पाई, हम फिर आपसे बता दे रहे हैं कि भाई घर से बाहर है, घर पे आज नहीं है, तो इसी वजह से जो है आज आपका जो 3 बजे क्लास मिलता है वो नहीं दिया गया, और रात को जो 8:30 बजे
सामान्य हिंदी की क्लास होती है वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करी गई, ठीक है, उसके लिए क्षमा करिएगा। और ये क्लास जो है आपको लगभग 9 बजे तक प्रोवाइड की जाएगी, सामान्य ज्ञान की स्पेशल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताएं। विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। याद रखिएगा वर्ल्ड टीचर्स डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ठीक है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, बताएं। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? प्रयास कर सकते हैं आप सभी बच्चे आंसर देने के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, बताएं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? अच्छा, मौलिक कर्तव्य की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 जो है मौलिक कर्तव्य, यानी 11 जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान समय में संविधान में? 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अच्छा, वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप कहेंगे 25 भाग हैं। मूल संविधान में जो थे वे 22 भाग थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट को। और यहाँ पर आपसे प्रश्न करता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जो है वर्णन किया गया है? याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है 51A, 50 नहीं होगा, 51A के तहत जो है किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बताएं। स्कर्वी, बेरी, ऑस्टियोमेलेसिया, इनमें से कोई नहीं। बेरी जो है आपका विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? बता दीजिए भाई। चलिए, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? चलिए दोस्तों याद रखिएगा सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? ये आपका अमावस्या के दिन होता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है भाई। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। अगला सवाल चलिएगा भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। आप सभी को पता है हड़प नीति से संबंधित कौन है? वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? बताएं। यानी पद्मावत जो है किसकी रचना है? सीधा सवाल आपसे है तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल देखें, और ये सवाल आपके लिए है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सवाल नंबर 50। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? आप लोग बताइएगा। ये सवाल जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ और सबका आंसर आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। जिसका सबसे पहले जवाब आएगा उसका जवाब जो है भाई कॉमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर जरूर कर दीजिएगा। ये क्लास जो है आपको अभी लगभग 9 बजे तक जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज जो है आप लोग मैनेज करिए, आज क्लास नहीं हो पाई, जो 3 बजे क्लास होती है और 8:30 बजे सामान्य हिंदी की जो क्लास होती है, कोई क्लास नहीं हो पाई। सिर्फ करंट अफेयर जो है आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो करंट अफेयर कवर कर लीजिएगा और ये जो जीके जीएस की आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है इसको जरूर कवर करिएगा, क्योंकि आज के इस स्पेशल सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।